हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी हिंदी पेडागोजी की सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ जाकर आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में कल हमने डिस्कस किया था भाषा क्या होता है और जीन पियाजे के अनुसार भाषा क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, स्किनर हो गए, आपके चॉम्स्की हो गए। साथ ही साथ भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में हमने डिफरेंस भी समझा था। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भाषा विकास के चरण, यानी कि जो स्टेप्स होते हैं आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परचेज कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी सीटेट देने वाले हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले समझते हैं भाषा विकास के चरण, यानी कि जो स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका रोना, यानी कि क्राइंग, यानी कि जन्म लेने के बाद भाषा सीखने के कौन कौन से स्टेप हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो रोना शुरू करता है, ये आप जानते ही हैं। और उस समय बच्चा होता है 0 से 2 मंथ का, यानी कि जन्म से 2 महीने के बीच में बच्चा क्या करता है, रोना स्टार्ट करता है, क्राइंग करता है। और ये सबसे पहला स्टेप होता है भाषा विकास का। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। इस अवस्था में बच्चा रोना शुरू करता है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि 0 से 2 मंथ की स्टेज में बच्चा रोना स्टार्ट करता है। फिर सेकेंड स्टेज आती है हमारी, जिसमें बच्चा क्या करता है, कूइंग करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कूकना। और ये होता है 6 वीक के अंदर, यानी कि जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है तो वो कूइंग करना स्टार्ट कर देता है। कूइंग मतलब क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा कुछ आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। किस तरीके की आवाज़, जैसे म, क, प, अ, ट, इस तरीके के जो आवाज़ हैं वो निकालना शुरू करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, यानी कि 6 मंथ का होता है, तो बच्चा क्या करता है, बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बलबलाना शुरू कर देता है। ठीक है, बलबलाना मतलब क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सिंगल सिलेबल आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। सिंगल सिलेबल वर्ड मतलब होता है जैसे मामा, बाबा, पापा, माँ, पापा, काका, इस तरीके के जो सिंगल सिलेबल होते हैं उन शब्दों को बोलना वो स्टार्ट कर देता है 6 मंथ की स्टेज में, जिसे हम कहते हैं बलबलाना। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फोर्थ स्टेप देखिए, उसे हम कहते हैं एक शब्द अवस्था, यानी कि 1 वर्ड स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज हमारी क्या है, 1 वर्ड स्टेज। और इस स्टेज में बच्चा 1 ईयर का होता है, यानी कि 1 साल का होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इस अवस्था में बच्चा पानी, खाना, मम्मी, टेबल आदि शब्द बोलना शुरू करता है। ठीक है, इससे पहले वाली स्टेज में तो वो सिंगल सिलेबल बोल रहा था, जैसे सेम वर्ड मिला करके, जैसे मामा, पापा, चाचा, इस तरीके के। लेकिन जब बच्चा 1 साल का होता है ना, तो कुछ और शब्द बोलना वो सीख जाता है, जैसे पानी, खाना, मम्मी, टेबल, रोटी, कपड़े, इस तरीके के वर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 5th स्टेप। इसे हम कहते हैं 2 वर्ड स्टेज, यानी कि 2 शब्द अवस्था, जिसे हम टेलीग्राफिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बना हुआ है सीटेट में, एक टेलीग्राफिक स्टेज से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है इसी स्टेज को हम टेलीग्राफिक स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, एंड यस, अभी जब ये वीडियो कंप्लीट होगा ना ये टॉपिक, तो इस टॉपिक से पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में किया था, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम कर रहे हैं। तो हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो के एंड में मैं आपको करवा रही हूँ इसी वीडियो में। चलिए, तो ये जो हमारी टेलीग्राफिक स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चा 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए इस अवस्था में बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देता है। देखिए 2 शब्दों को जोड़कर, मैंने कहा छोटे छोटे वाक्य, जैसे बच्चा बोलना शुरू कर देता है मम्मी खाना दे दो मुझे, इस तरीके से, मम्मी खाना दे दो, पापा पानी दे दो, इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 6th स्टेप,
जिसे हम कहते हैं लॉन्गर अटरेंसेस, जहाँ पर बच्चे लंबे लंबे कथन बोलना शुरू कर देते हैं। और इस स्टेज में बच्चा होता है 2 से 4 ईयर का, यानी कि 2 से 4 साल का बच्चा होता है। और इस अवस्था में बच्चा 50,000 से ज़्यादा शब्द और लंबे लंबे वाक्य बोलने लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हमारी लास्ट स्टेज है लॉन्गर अटरेंसेस। इसमें क्या होता है, बच्चा 50,000 से ज़्यादा शब्द और लंबे लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया भाषा विकास के जो चरण हैं, यानी कि स्टेप्स हैं। इसी तरीके से बच्चा क्या करता है, भाषा को बोलना सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इनसे आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा शिक्षण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या होता है, यह सिद्धांत करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा खुद से करके सीखता है। जैसे बच्चे को आप कहीं फील्ड ट्रिप पर ले गए, वहाँ पर वो खुद से चीज़ें देख रहा है। जैसे प्लांट के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बच्चा खुद से प्लांट की लीव्स को पकड़ पा रहा है, देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, यानी कि खुद से वो करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब बच्चे किसी कार्य को स्वतः करके सीखते हैं तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चों को भाषा बोलने की अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौके दीजिए, तो बच्चा खुद से बोलने की कोशिश करेगा, है ना। तो यही होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। और इसमें क्या होता है, देखिए, बच्चे समस्या समाधान करना सीख लेते हैं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आएगी उसका सोल्यूशन वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चे अवलोकन करना सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, कभी आप बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले गए और बच्चों को आप प्लांट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और आप ऐसे गार्डन पे लेके गए, तो बच्चों ने देखा वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट हैं, लीव्स हैं, उनको खुद देख करके वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्रियाशीलता लाने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी के लिए कहना, मौखिक और लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर क्रियाशीलता आए तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों से पार्टिसिपेट करने को कह सकते हैं। कोई भी मौखिक या लिखित कार्य भी आप उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अतः बच्चों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बस यही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत आता है फ्रेंड्स, वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है, देखिए, अभिप्रेरणा सिखाने के केंद्र में है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरित होने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए। इसीलिए कहा है जो अभिप्रेरणा होती है वो सिखाने के केंद्र में होती है, सेंटर में होती है। ठीक है, जब आप अभिप्रेरित होंगे तभी तो आप किसी चीज़ को सीख पाएंगे, है ना। जैसे आप अभिप्रेरित हैं अभी किसी चीज़ से कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मोटिवेट हैं अंदर से, आपको लगता है कि यस मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, देखिए, किसी काम को सीखने के लिए बच्चों का अभिप्रेरित होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा से किसी कार्य को शुरू करने की, उसे बनाए रखने की और अंत तक पहुंचाने की एक दिशा मिलती है। यानी कि जब आप मोटिवेट होंगे तभी आप किसी कार्य को शुरू करेंगे और उस कार्य को करते रहेंगे, वो प्रोसेस आप स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे और तब तक उस प्रोसेस को आप करेंगे जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उनके अंदर रुचि पैदा करवाना महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने स्कूल में देखा होगा और आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी, इवन सभी के साथ होती हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे एकेडमिक्स में, कभी टीचर ऐसे टॉपिक पढ़ाते थे जिनमें हमारी रुचि नहीं होती थी, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता था।
हमारा मन ही नहीं लगता था उस दिन क्लास में, क्योंकि ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे होते थे जिसमें हमारा मन नहीं है। तो बच्चे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, है ना, किसी को नींद आने लगती है। जो सबसे पीछे बैठे होते थे वो लोग सो जाते थे अपनी सीट पर। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों की रुचि है ही नहीं। तो इसीलिए कहा है रुचि का सिद्धांत कि बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाइए जिसमें बच्चों की रुचि हो, ठीक है। और अगर रुचि नहीं है बच्चों के अंदर तो सबसे पहले बच्चों के अंदर रुचि को पैदा करिए और उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि अगर बिना रुचि के बच्चे पढ़ने के लिए आप बैठ तो जाएंगे, ज़बरदस्ती आप बिठा लेंगे बच्चों को, लेकिन बच्चों की रुचि नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। बच्चों को समझ में आएगा ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं देंगे उसमें। ये चीज़ होती है ना, आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई होगी। बच्चों को कुछ किस्से कहानियाँ सुनाकर उनमें रुचि पैदा की जा सकती है। वही है कि पहले बच्चों में रुचि पैदा करवानी पड़ेगी, और वो पैदा करने के लिए आप बच्चों को कुछ किस्से कहानियाँ कविताएँ सुनाकर उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है अनुबंध का सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं साहचर्य का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखिए, शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। अब ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है? तो देखिए, मूर्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और अमूर्त वस्तुएं क्या होती हैं? अमूर्त वस्तुएं वो होती हैं जो हमारे सामने में नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फील नहीं करते। अब ये चीज़ें क्या होती होंगी, ऐसी अमूर्त चीज़ें? तो ये अमूर्त चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारी इमेजिनेशन के अंदर होती हैं। सिर्फ उसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अभी आप इमेजिन कर रहे होंगे कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मैं KVS, DSSB, BPSC TRE इन जगह एग्ज़ाम दूंगा या एग्ज़ाम दूंगी, और एक जगह मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो ये आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है, ठीक है। और मूर्त क्या होता है? जो चीज़ आपके सामने में है। अभी आपके सामने में आपके नोट्स हैं, आपने नोट्स लिए हुए हैं और वो नोट्स को आप खोल करके बैठे हैं और वीडियो के थ्रू आप समझ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्त रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नोट्स आपके सामने हैं, आप उसको देख भी पा रहे हैं, आप उनसे पढ़ पा रहे हैं, आप उनको ऐसे फील भी कर पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो ये होता है आपका मूर्त चीज़ें। तो शैशवावस्था, आप जानते हैं शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? छोटा होता है और 0 से 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, आप बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाते हैं वो मूर्त रूप से सिखाते हैं, यानी कि बच्चों के सामने वो वस्तुएं प्रेजेंट होती हैं। जैसे पुस्तक कहने के साथ साथ जब बच्चे को पुस्तक दिखाई भी जाती है तो वह बच्चे धीरे धीरे पुस्तक शब्द और पुस्तक वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें कहा है कि मूर्त वस्तु से जोड़ करके उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। यानी कि जैसे आप पुस्तक के बारे में बच्चों को कुछ बता रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को आप पुस्तक दिखाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे उसके साथ एक कनेक्टिविटी बना पाएँ कि अच्छा ये पुस्तक है और टीचर इस पुस्तक की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं। तो ये होता है आपका साहचर्य का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत आता है अनुकरण का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इसके अंतर्गत बच्चे अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके, अनुकरण यानी कि नकल करके, ठीक है, बोलना और अनेक क्रियाएं करना सीखते हैं। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो सबसे पहले वो अपने परिवार में होता है, परिवार के कुछ मेंबर्स होते हैं, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है वो समाज में जाना शुरू करता है। तो इसमें ये कहा है कि जब बच्चा जन्म के बाद छोटा होता है तो वो अपनी जो भाषा होती है उसको बोलना किससे सीखता है? अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखता है। आपने देखा होगा एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो फिर भी अपने घर की लैंग्वेज बोलना सीख लेता है। कैसे सीखता है? नकल करके, अनुकरण करके। उस परिवार में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ें बच्चा सुनता है जब वो छोटा होता है, ठीक है। और सुन करके धीरे धीरे बोलना भी वो शुरू कर देता है, बोलना भी शुरू करता है। और जो अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसी एक्टिविटीज़ बड़े लोग करते हैं ना घर पे, छोटे बच्चे भी कोशिश करते हैं कि अच्छा मम्मी ऐसा कर रही है मैं भी करूँ, कोशिश करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करता है? अपने परिवार से, और परिवार के बाद धीरे धीरे आस पड़ोस और समाज से सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
अब जैसे परिवार में आप बच्चे को रखेंगे वैसी चीज़ें बच्चा सीख जाएगा। तो जो गुण और दोष होते हैं बच्चे के सीखने के, वो समाज और परिवार पर ही निर्भर करते हैं। तो ये है आपका अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये तो आप जानते ही हैं, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अलग अलग होता है, किसी न किसी रूप में वो भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति दिखने में लंबा है, कोई व्यक्ति दिखने में छोटा है, ठीक है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई गोरा है, हो सकता है किसी का कलर डार्क हो, है ना। और आप देख सकते हैं रुचि, हर किसी की रुचि अलग अलग होती है, हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। तो किसी ना किसी बेसिस पर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। इवन जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस, वो भी हर तरीके से एक जैसे नहीं होते हैं। जो दो ट्विंस होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया ही जाता है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसे हैं, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं ना वो भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें यही चीज़ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दुनिया में हर कोई अलग अलग होता है और हर बच्चे को उसकी रुचि, उसकी क्षमता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए और भाषा बोलने के अवसर देने चाहिए। बस इतना आपको समझना है। तो देखिए दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है, चाहे वह शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे संवेगात्मक रूप में हो आदि। अब ये तो आप जानते हैं, शारीरिक यानी कि फिजिकल, कोई लंबा कोई छोटा हो सकता है। मानसिक रूप से यानी कि किसी का मेंटल लेवल ज़्यादा, किसी का कम हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को आप एक बार कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में आ जाता है, वहीं पर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसको उस चीज़ को समझने के लिए 2 या 3 बार उस टॉपिक को पढ़ना पड़े। तो इस तरीके से मानसिक रूप से भी बच्चे अलग होते हैं। संवेगात्मक रूप से मतलब इमोशनल रूप से, इमोशन क्या होते हैं हमारे अंदर के, जैसे रोना, गुस्सा करना, डर लगना, किसी से प्रेम करना, ये सब हमारे अंदर के संवेग हैं। तो संवेगात्मक रूप से भी हर व्यक्ति अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप छोटी सी बात कह दो वो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी कह दो वो कभी रोते ही नहीं हैं। तो कहने का मतलब है संवेगात्मक रूप से हर कोई अलग अलग होता है। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, रुचि और क्षमता भी अलग अलग होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के इस सिद्धांत में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, रुचि और क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। बस यही है कि हर बच्चे की रुचि और आवश्यकता को देखना है और उसी के अनुसार बच्चों को शिक्षा देनी है। यही कहलाता है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितना ज़्यादा बच्चे अभ्यास करेंगे उतना अच्छी तरह उन्हें समझ भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। तो अभ्यास का सिद्धांत है, ये आप जानते ही हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस इसे कह सकते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। जितना अधिक हम अभ्यास करते हैं वो चीज़ हमें उतनी अच्छे से समझ में आती है और लंबे टाइम तक हमें याद भी रहती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास करवाया जाए तो आप बच्चों को भाषा प्रयोग करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। भाषा प्रयोग करने के मतलब बच्चों को बोलने के अवसर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा बच्चे बोलेंगे उतना अच्छा वो धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकदम बढ़िया तरीके से प्रोफिशिएंटली बिल्कुल धारा प्रवाहिता के साथ बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप बच्चों को अवसर देंगे भाषा को बोलने के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। इसमें क्या होता है, आवृत्ति अर्थात दोहराना। वही चीज़ है अभ्यास की तरह ही, बार बार आप बच्चों को जब अवसर देंगे भाषा प्रयोग करने के तो बच्चे भाषा को बोलना सीख जाएंगे। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति, किसी भी चीज़ को बार बार करना। जैसे आप देखते होंगे कोई चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप बार बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और जब बार बार आप उसको रिवाइज करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको वो याद हो जाता है। तो यही है आपका आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चों में भाषा विकास के लिए कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक से कह सके। यानी कि बच्चों को अपनी बात सामने रखने के क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, मतलब उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी बात को सबके सामने रख सकें। ठीक है, तो स्कूल में भी हर बच्चे को ये स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि उनके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी बात है, वो टीचर से कह पाएँ, टीचर से पूछ पाएँ। तो यही है हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है, देखिए मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करें उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। यानी कि यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, ये चीज़ आपने भी देखी होगी, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होती है तो उस चीज़ को पढ़ने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, हमें बहुत मज़ा आता है। जैसे अभी मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ और एग्जाम्पल आपकी लाइफ से रिलेटेड दे रही हूँ, तो आप लोग कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को पढ़ने में, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस यही होता है, मनोवैज्ञानिकों ने यही सिद्ध किया है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे किसी भी चीज़ को सीखने में रुचि लें तो आप वहाँ पर उनके वास्तविक जीवन से संबंधित किस्से कहानियाँ सुनाइए, ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए, या फिर अगर आप कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, कोई चार्ट वगैरह ला रहे हैं, कुछ मॉडल से अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें करा रहे हैं, तो आप जो भी सामग्री लाएं वो सामग्री बच्चे के डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि बच्चे उससे अपनी कनेक्टिविटी बना पाएँ। ठीक है, ये कहता है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं ये भी कंप्लीट होते हैं और भाषा विकास के जो चरण हैं वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपसे पहले पूछे गए हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा शिक्षण है। पहला है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीख सकता है। दूसरा है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। और तीसरा है ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों, एंड चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जो मैंने आपको पहली क्लास करवाई थी ना, जिसमें हमने भाषा से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी, उससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कनेक्टिविटी बनाते हुए चलनी है। और फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलेगी, सारे ही हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं और इवनिंग में हमारी CDP की क्लास भी चलती है। तो आप इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा, आपका CTET ज़रूर क्वालिफाई होगा। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारी क्लासेस एक साथ मैं ऐड ऑन कर दूँगी, जिससे कि आपको ईजी रहेगा क्लासेस को पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए भाषा शिक्षण क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1 एंड 2 दोनों। यानी कि भाषा शिक्षण क्या है, सबसे पहले ये जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाना है और बच्चे जो हैं किस तरीके से पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयरली पूछे हुए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से करिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा क्या होती है, मैंने आपको समझाया था, बच्चे की पहली भाषा, बच्चे की भाषा जो घर में बोली जाती है वो बच्चे की पहली भाषा होती है, उसे हम मातृभाषा भी कहते हैं। और प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं तो मातृभाषा में ही आप देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मातृभाषा शिक्षण, ऑप्शन 1 है विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये कह रहे हैं कि रुकावट पैदा करते हैं। व्यवधान मतलब रुकावट होता है, ऐसा नहीं है, जबकि मातृभाषा तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। दूसरा है शिक्षण को सरल बनाता है, ये तो ठीक है। तीसरा है अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, जी नहीं, ये बाधक नहीं बनता है। शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है, जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा मातृभाषा शिक्षण है वो शिक्षण को एकदम सरल बनाता है।
क्योंकि देखिए मातृभाषा जो होती है ना बच्चे की, वो घर में बोली जाने वाली भाषा है, और अगर आप उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चों के लिए ईजी होगा उसको सीखना, और ये उस शिक्षण की प्रक्रिया को क्या करेगा, ईजी बना देगा, सरल बना देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा इनमें से? पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाना। तीसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक, और चौथा है भाषा का आकलन। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों को भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। आपको याद होगा भाषा प्रयोग के अवसर देना, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो त्रुटियां होती हैं ना फ्रेंड्स, ये तो पॉजिटिव होती हैं, इनमें कभी भी कठोर व्यवहार नहीं अपनाना है। त्रुटियां तो बच्चे करेंगे सीखते हुए, जब वो त्रुटियां करेंगे तभी तो धीरे धीरे वो चीज़ें सही सीख पाएंगे, है ना। जैसे आप कभी बाइक चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हो सकता है आपका 1-2 बार छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, और जब धीरे धीरे आप बाइक चलाना सीखते रहेंगे तब आप एकदम प्रोफिशिएंट बन जाएंगे बाइक चलाने में। ठीक है। तो त्रुटियाँ तो हर काम में होती हैं, इसलिए त्रुटियाँ क्या होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या है ये पूछा है। पहला है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और चौथा है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो आप लोग समझ गए होंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो भी भाषा बोलनी आती है उस भाषा में वो अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएँ, उसको अच्छे से व्यक्त कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, और सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझ पाए। ठीक है। यही सबसे पहला उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं अब हम इवनिंग में CDP की क्लास के साथ, और डेली आप लोग जानते ही हैं टाइमिंग फिक्स है। आपका हिंदी पेडागोजी दिन में होता है और CDP आपका इवनिंग में 6 बजे होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।